Namaskar, GDR. Subranu, good afternoon. Good afternoon, Arush. Harshil, good afternoon. Harsh, good afternoon. Aditi, good afternoon. Take the doubts along with the class. Basically, I think that if you have a doubt, that should be clarified at that very moment only. Because if you have a doubt in a particular topic and then if you not get it clarified then and there, then in the next topic you will find difficulty in understanding the things. That's why I take the doubts along with the class only, so you don't bother about doubt playing name. You don't need to. Afternoon, Vishal. Good afternoon. Questions कर रहे थे. I think अब आप comfortable हो गए. You can दिमाग लगाओ थोड़ा, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ में आके. क्वेश्चन करवा दिया मैंने बीच. गुड आफ्टरनून. That is finding the value of V naught. I'll need to find the state of the diodes, that whether the diodes are in forward bias state or in reverse bias state. So I'm using the short circuit test. I'm going to replace these by forward bias model, that is CVD. So V gamma. तो V तो हम लोग I2 में करंट जा रही है I2. The nodal analysis. Let's mark this node voltage as Vx, which is V naught. तो आप V naught -5 plus 0.6 divided by 10 plus Vx divided by 6 होगा I2. लिख दो सीधा I1 I2 greater than 0, है ना. फॉरवर्ड बायस्ड है तो यही तो कंडीशन आएगी. तो V नॉट कितना हो गया Vx. Don't you think it's more of a network analysis kind of equation, है ना. तो नेटवर्क आता है तो ये सब चीजें आसान है. ये सब चीजें आसान है. चल आगे चलते हैं. सर निकालने के लिए बिल्कुल गलत है ये बोल रहे हो वेदांत. जनता जब वोल्ट है नहीं पता है, नोड का पोटेंशियल नहीं पता, अब कैसे करंट बता दोगे. बात समझ में आई. मैंने नोडल में करवाया तो है Vx Vy. लिख सकते हो 10-1 बिकॉज इट इज. यार कोई इससे करता है कोई उससे करता है. गामा से रिप्लेस कर दिया. जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो मैंने देखा कि केवीएल वॉयलेट हो गया, है ना. कल भी देखा था ना ये चीज. ये और ये पैरेलल ब्रांचेस डिफरेंट वोल्टेजेस, पैरेलल ब्रांचेस डिफरेंट वोल्टेजेस. सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट फेल हो गया बिकॉज केवीएल वॉयलेटेड. केवीएल वॉयलेट हो गया. पहला स्टेप सबको सर्किट टेस्ट. एन साइड पे माइनस वीडी, इसको N2 कह रहा हूं. दिस अगर करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगी इट इज 0. व्हाट विल बी V1? V1 विल बी 1 बिकॉज हाई इज ग्रेटर देन V1. देयरफॉर V2 क्या हो गया, डायोड 2 ऑन हो गया. डायोड 2 क्या हो गया, ऑन हो गया. विल बी -0.7 + 3 दैट इज 2.3, है ना. मतलब इसके क्रॉस V नॉट ही है ना. ये वाली नोड यही सर्किट आएगा. क्वेश्चन क्लास. चलिए निकालिए. चल रहा हूं, ठीक है. मैं नया वाला लेके चल रहा हूं. ये जो नए बच्चे सरप्राइजिंग लगे एग्जाम में,
और उस सरप्राइज के चलते हम फेल हो जाएं। कुछ जब ये सर्किट चालू होगा, देखो क्या होगा, जैसे सर्किट चालू होगा दोनों पे वोल्टेज सेम बिल्ड होना शुरू होगी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस उतनी वोल्टेज इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज बिल्ड होना शुरू होगी। जैसी वोल्टेज बिल्ड होती होती दोनों के अक्रॉस 0.1, 0.2, 0.3, जैसे ही 0.3 होगी हमारा जर्मेनियम ऑन हो जाएगा। और अब जितनी मर्जी वोल्टेज यहां बढ़े, जर्मेनियम तो ऑन ही रहेगा। 0.4, 5, 6, 10, 11, 12, जर्मेनियम तो ऑन ही। सिलिकॉन के अक्रॉस अब फिक्स 0.3 रहने वाली है। सिलिकॉन बेचारा अपने जीवन में कभी भी अब ऑन नहीं हो पाएगा। To give you a better understanding, let me plot a graph for you, and I'm using CVD model to make you understand. सही है, दोनों की वोल्टेज बढ़ रही है। जैसे ही 0.3 हुआ जर्मेनियम, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, आई 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 सही यार, क्या है यार लिख रहा है ये आई वाई ई, क्या है? डिकोड करो भाई कोई, घर कर दिए कोई बात नहीं। तो ये मुझे समझ नहीं, निकाल लो, वी नॉट तो आएगी ऑटोमेटिकली फिर। यहां से करंट आई होगी आई नॉट प्लस आई, दोनों ब्रांच में डिवाइड हुई, यहां मिलके फिर से आई और यहां गई। Now I want to find the value of I naught and I'm going for the KVL. I'm going for the KVL. तो KVL में सबसे पहले मैं इस लूप में जा रहा हूं, दूसरे पेन से बनाता हूं ताकि आपको ध्यान रहे बाद में। दिस इज द लूप दैट आई एम फॉलोइंग। ठीक है, चलिए पहले इस लूप में केवीएल लगाते हैं। -10 + 0.7 इंटू दिस, सो -10 प्लस 0.7 प्लस क्या था 1 के, I naught plus I into 1 is equal to 0. So you can see I naught plus I is coming equal to plus 9.3 milli, equation number 1. Equation number 1. Next, एक और KVL इक्वेशन बनानी है। सो नेक्स्ट KVL मैं इसमें लगा रहा हूं लूप। So starting from 3 I naught, 0.2 minus 0.7, 3 I naught 0.2 minus 0.7. So you can see I naught is coming equal to 0.5 upon 3. Zero point 166666167 मिली एम्पेयर। सेकंड को फर्स्ट में डाल देंगे,
So I will be equal to 9.3 minus 0.167 milli, that is I coming equal to 9.133 मिली एम्पियर। ये I आ गया, ये I नॉट आ गया। इफ यू want to calculate the value of, क्या प्रॉब्लम कैसे क्या आ गया, if you want to calculate the value of V naught will be I naught plus I into 1K, तो I naught plus I तो ये, ठीक है, so V naught will be I naught plus I into 1K, that is V naught is equal to I naught plus I is this, that is 9.3 volt। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बोलो समझ में आया सबको? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया बेटा, इट्स ओके, बट ठीक है ना, बट हम सीख रहे हैं। तो अगर आप देखो यार, ये सारे क्वेश्चन तो बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस के है ना, मतलब ये क्या है, ये डायोड का क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये तो नेटवर्क का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे देखो, ये भी नेटवर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं। सो बेसिकली डायोड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है जो हमने सीख लिया, बट देन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव डन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन हो गए? 15-16 हो गए। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 19-20 हो गए। बहुत है, बहुत है। सो वी हैव डन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को बेटा दोबारा से प्रैक्टिस करिए। जिनको नेटवर्क नहीं आता आप नेटवर्क पढ़िए, फिर इनको ट्राई करिए। जिनको आता है आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरा बैठ जाए। एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, वैसे एक पॉइंट बता रहा हूं, हल्का सा सुन लो, इंटरव्यू के काम आएगा, ठीक है? और नहीं तो मैं अभी लिखवाऊंगा, तो याद रख लेना तब। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, that whenever we are studying other subjects, network analysis or other subjects, and whenever we have to plot the VI characteristics, we always plot, means we always plot VI characteristics in case instead of IV characteristics. Matlab, whenever we plot something apart from the analog electronics in other subjects, on the y-axis we mark voltage, on the x-axis we mark current. हमेशा ऐसे तो बनाते हैं हम लोग VI characteristics, हर जगह VI characteristics बनाते हैं, आप सोच लो। But in analog electronics, did you see we always go for IV characteristics? We always go for IV characteristics, whether it's BJT or MOSFET or diode, whatever we are studying, we always go for IV characteristics instead of VI characteristics, isn't it? Am I right? Am I right? Does anyone ever thought why it is so? Does anyone ever thought why it is so? Because if you have not, they will ask you, but they will ask you it in the interview. They will ask me. So we used to take panel, ना, उन्हें विश किया गुड मॉर्निंग, सॉरी और उठ के थैंक यू सर बोल के बाहर आ गए, दरवाजा बंद करके बाहर आ गए, तब भी तुम्हें 80 मार्क्स वो दे देंगे। लेकिन 80 के ऊपर लाना या 80 के नीचे लाना, दोनों आपकी मेहनत है। 80 के नीचे भी जिनके आते हैं ना, वो भी आपकी मेहनत है। और वो मेहनत की लाइव एग्जांपल अभी आपने देखी मिगुल के आंसर में, देख सकते हैं आप। मिगुल के आंसर में ये है आपकी लाइव एग्जांपल कि कैसे आप 80 के नीचे आते हैं। ठीक है, चलो, क्यों करते हैं एनालॉग में ऐसा आंसर, क्योंकि नेटवर्क में ऐसा नहीं करते। चल, चार्ज को रोल है कुछ, शायद बता रहा हूं बेटा, करंट सोर्स वोल्टेज इफेक्ट से बता रहा हूं। सर आपका एक वीडियो देखा था, कैंडिडेट पसीना पसीना हो गया, आपने सिग्नल और कम्युनिकेशन के मिक्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। मुझे याद भी नहीं है क्या क्वेश्चन पूछते थे, मतलब पूछूंगा तो बैठूंगा इंटरव्यू में ध्यान आ जाएंगे। मे बी बिकॉज ओनली लो वोल्टेज अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्टिल 80 के ऊपर जाने के लिए ही क्लासेस अटेंड करते हैं। पर जैसे जवाब तुम दे रहे हो तो मुझे लगता नहीं है, मतलब जब ना आता हो तो सॉरी बोल दो,
बिकॉज द बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि इतना वास्ट सिलेबस है, हो सकता है बच्चे को ये भूल गया हो या याद नहीं हो, पर जो तुम तुक्के मार रहे हो, ठीक है, चलो चलो मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, basically in an electronic circuit we can readily predict the polarity of the voltage as compared to the current direction. Have you seen till now कि मुझे अगर ओपन सर्किट दे दिया जाए और वोल्टेज की पोलैरिटी देखनी हो और यहां शॉर्ट करके करंट देखनी हो, सो वोल्टेज पोलैरिटी कैन बी रेडिली प्रिडिक्टेड। मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं देख के कि हाँ यार ये प्लस माइनस लग रही है, पोलैरिटी इस तरह से लग रही है। सो बिकॉज वोल्टेज पोलैरिटीज कैन बी रेडिली प्रिडिक्टेड, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है। And in the analog circuits, we basically prefer to consider voltage to be the cause and current to be the effect. देख लो अभी तक बायसिंग वोल्टेज जगह जगह लगा रहे हैं, डायोड के लिए बायस वोल्टेज लगा रहे हैं, तो वोल्टेज हम कॉज ले रहे हैं और करंट जो मूव हो रही है उसको हम इफेक्ट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? एंड मोर ओवर डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर्स, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं डिवाइसेस, ठीक है, जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं, फंडामेंटली दे प्रोड्यूस करंट इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज। आपके बीजेटी वगैरह इफेक्ट मतलब जितने भी आपके ट्रांजिस्टर्स हैं उसमें करंट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द वोल्टेज। वोल्टेज के रिस्पॉन्स में करंट आती है। सो वोल्टेज के रेस्पॉन्स में करंट आती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गो फॉर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो तीन रीजंस है कि हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वीआई इन केस ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं लिख देता हूं पूरा का पूरा आंसर, याद रख लेना, कहीं इंटरव्यू में पूछा तो बता देना वहां पे वो जो पूछेंगे तुमसे। ठीक है। Why are we interested in IV characteristics why are we interested in IV characteristics rather than VI characteristics? क्या है भैया इसका आंसर? In the analysis of circuits, we often prefer to consider the voltage to be the cause and the current to be the effect. This is because in typical circuits, voltage polarities can be predicted more easily and intuitively. Then current direction. Also,
devices such as transistors, fundamentally produce current in response to voltage. ठीक है, रुको एक सेकेंड. तो बेटा यहां पे हमने एक पार्ट खत्म कर लिया कि जो सबसे बेसिक चीज थी कि भैया अगर डायोड का सर्किट मिलेगा तो उसको एनालाइज कैसे करना है. डायोड की स्टेट तो पता होनी चाहिए, रिवर्स बायस, फॉल्स बायस, तभी तो उसको एनालाइज कर पाएंगे. आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज बहुत डिटेल में बहुत देर मैंने क्वेश्चन करवा के आपको समझाया है. वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग यू दोस्त. अब हम चल रहे हैं हमारे पहले टॉपिक में. वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट? दैट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई. मतलब तुम्हें अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है, डीसी चाहिए. कहां से लाओगे डीसी? सर वो मोबाइल का चार्जर लगा देंगे प्लग में तो डीसी प्रोड्यूस हो जाएगी. कैसे होगी? बिकॉज सॉकेट में तो एसी है, और तुम्हारी वायर से आगे डीसी आ रही है. तो क्या हुआ बीच में एडाप्टर में ऐसा कि तुम्हारा एसी टू डीसी कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल मोहन, हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. यही तो है ट्रांसफार्मर का काम, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. ठीक है, सो देखते हैं, अभी समझाने लगाओ. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रेक्टिफायर लगाएंगे, जनरेट हो जाएगा. भाई रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए, डीसी पावर सप्लाई के लिए फर्स्ट वी विल हैव टू यूज ट्रांसफार्मर, then we will have to use rectifier, then we will have to use filter, then we will have to use regulator circuit. तब जाके पूरी की पूरी डीसी पावर सप्लाई तैयार होगी. ठीक है, तो हम ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़नी है. पहले ट्रांसफार्मर लगेगा, मैं बता रहा हूं. ठीक है, बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं. अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. ठीक है, पहले मैं समझाता हूं फिर मैं लिखता हूं. देखो मेरे पास एसीआई सॉकेट है, ये हमारी बेटा एसीआई सॉकेट से आ रही थी. मैंने कहा चलो भाई इसको कन्वर्ट करें डीसी में. अब एसी आ रही है तुम्हारी 220 वोल्ट. ठीक है, तो तुम्हें इसको कन्वर्ट कितने में करना है? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट डीसी में. समझ रहे हो ना? तुम्हें तो इतनी कम डीसी चाहिए, 5, 10, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट डीसी चाहिए. तुम्हें तो इतनी डीसी चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी वोल्टेज है. सेकेंडली तुम्हारे डायोड्स बेचारे बहुत कम रेटिंग के. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी ना जहां पे तुमने डायोड जो है वो एससीआर से बनाया हुआ. समझ रहे हो? तुम तो यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तुम्हारे डायोड बेचारे पीएन जंक्शन.
थोड़ी सी ज्यादा वोल्टेज वोल्टेज उड़ जाएगा बेचारा वो। तो तुमने कहा कि भाई मैं इतनी ज्यादा वोल्टेज के साथ नहीं खेल पाऊंगा, वोल्टेज कम करी जाए। तो जैसे ही वोल्टेज कम करने का आदेश आया, हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया। कैसा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन, in which the turns of the secondary will be less than the turns of the primary। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ने इसकी वोल्टेज को कम कर दिया। मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई, दोबारा से बनानी पड़ेगी वेवफॉर्म। तो अब हमने क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया और इसको स्टेप डाउन कर दिया। उन्हें साफ सुथरा बनाने के चक्कर में टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गई। देख रहे हो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैंने कोशिश करी है कम करने की, दिखाने की कि अब इसका साइज जो है वो छोटा हो गया क्योंकि ये स्टेप डाउन हो गया। चलो भैया स्टेप डाउन हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर तुम्हें डीसी में इसको कन्वर्ट करना है सो इट शुड बी अ यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म बिकॉज इट इज एसी, इट इज बाई डायरेक्शनल। व्हाट आई वांट इज यूनिडायरेक्शनल, मुझे तो एक डायरेक्शन में चाहिए। तो हमने इसको पास किया किसमें से, एक रेक्टिफायर में से। हमने एक रेक्टिफायर में से इसको पास किया बिकॉज रेक्टिफायर का काम होता है बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफायर ने क्या किया, जो बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म थी उसको यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर। यहां तक समझ में आ गया। अब इस रेक्टिफायर में आउटपुट में एसी और डीसी दोनों है बिकॉज इफ यू सी इट्स एवरेज वैल्यू विल बी समथिंग लाइक दिस। इतना इसमें डीसी कंटेंट आएगा। इफ यू कैलकुलेट इट्स एवरेज वैल्यू दिस विल बी द डीसी कंटेंट। यहां पे एवरेज वैल्यू 0 है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। तो ये प्योर एसी है वेयर द एवरेज वैल्यू और डीसी इज 0। बाय पासिंग इट थ्रू द रेक्टिफायर नाउ आई हैव इंक्रीज द डीसी कंटेंट, सो आई हैव सम डीसी बट इट इज हैविंग डीसी एंड एसी एज वेल। तो मुझे तो एसी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, खाली डीसी चाहिए। So what we did basically to convert it into proper DC, that is I want to remove this ACR ripples, I'm going to pass it through a filter। फिल्टर क्या करेगा, एसी कंपोनेंट्स को फिल्टर करेगा। और फिल्टर होने के बाद इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया। तो मेरे पास क्या है, डीसी आ गई।
पर मुझे डीसी बिल्कुल फिक्स चाहिए भाई, मुझे हल्का सा भी रिपल नहीं चाहिए, अभी भी मुझे बिल्कुल फिक्स चाहिए. सो व्हाट वी डिड बेसिकली, फाइनली we pass it through a voltage regulator which will regulate the voltage, and after passing through the voltage regulator the final output will be this. I'll be having a DC. ये प्रोसेस है पूरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई या फिर डीसी पावर सप्लाई को तैयार करने का. आ गया समझ? अब आपको ये बहुत लंबा चलना है, ये काफी दिन तक चलना है, क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर. तो मैं ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने नेटवर्क में भी ट्रांसफॉर्मर थोड़ा बहुत समझा दिया हुआ है आप लोगों को, और जिनका इलेक्ट्रिकल है मशीन में तो तुम्हें पता ही है ना, मशीन में तो तुम लोग जानते ही हो, मैं क्या ही बोलूं अब ट्रांसफॉर्मर के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा रेक्टिफायर, फिर हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा रेक्टिफायर. ओके, फिर हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे. रेक्टिफायर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर. फिर हम फिल्टर्स पढ़ेंगे कई प्रकार के, इंडक्टिव फिल्टर, कैपेसिटिव फिल्टर, सीएलसी फिल्टर, सीआरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर. फिल्टर के बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर इज बेसिकली जीनर डायोड. और फिर जीनर डायोड को न्यूमेरिकल करेंगे. मुझे पता है बच्चे जीनर डायोड को न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, इसलिए वो गेट में डालते भी हैं, बट एक बार मुझे पढ़ाने देना, फिर मैं तुमसे पूछूंगा अब बताओ जीनर डायोड के न्यूमेरिकल्स की औकात क्या है. ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली बहुत इजी है, बट हाँ बच्चों को डिफिकल्टी होती है जीनर डायोड के न्यूमेरिकल्स में. With that, we will be finishing this particular topic. It will take a lot of days. Once we are done with this, we will enter into the wave shaping networks. समझ में आया? अनिमेश तुम अपना डाउट अपने पास रखो, अभी जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे सब आएगा. अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, बस तुम मान लो जो सर कह रहे हैं सही है. ओके चलिए, सो लेट्स पुट अवर नेक्स्ट हेडिंग, रेगुलेटेड पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई. तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई या डीसी पावर सप्लाई की जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहली स्टेज आती है बेटा हमारी ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर यू कैन सी प्राइमरी सेकेंडरी. तो प्राइमरी साइड पे हमारे पास वोल्टेज है एसी मेंस, लेट्स से 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज. ये हम स्टेप डाउन करके यहां पे फिर से मुझे क्या मिलेगी, एसी वोल्टेज, पर अब मुझे स्टेप डाउन वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज मिलेगा. फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एसी वोल्टेज को फिर हम पास करेंगे, मैंने पूरा समझा दिया आपको, मैं लिख के दे रहा हूं बस. फिर हम इसको पास करेंगे एक रेक्टिफायर सर्किट में से. सर रेक्टिफायर सर्किट, इट कैन बी ईदर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर. इन फुल वेव रेक्टिफायर ऑल्सो इट कैन बी ईदर सेंटर टैप और इट कैन बी ब्रिज रेक्टिफायर, जो हमें पढ़ना है सारा. ठीक है, फिर रेक्टिफायर सर्किट के बाद से जो एसी वोल्टेज बाहर आती है वो पल्सेटिंग डीसी आती है, प्योर डीसी नहीं आती.
This is called as pulsating DC. Pulsating DC क्या होती है? It has periodic variation. It is unidirectional, non-zero average value. It has harmonic frequencies. ठीक है, वो सब कुछ होता है, अभी लिखवा दूंगा आपको. तो pulsating DC जो है वो बाहर निकल के आती है. It is not pure DC, but it is pulsating DC because periodic variation is there. Whenever periodic variation is there, AC will be there. फिर इसको फिर हम लोग पास करते हैं फिल्टर सर्किट में से. We pass it through a फिल्टर सर्किट. इसको हम फिल्टर सर्किट में से पास करते हैं. तो अब मुझे क्या मिलती है? अनरेगुलेटेड डीसी. मतलब अब डीसी मिल गई है लगभग, लेकिन स्टिल दिस डीसी इज अनरेगुलेटेड. रेगुलेटेड नहीं है, ये वेरिएशंस आएंगे इसमें अभी भी. ठीक है, कि लोड चेंज हो रहा है थोड़ा, तो वो तो वैसे में होना ही है. अनरेगुलेटेड डीसी. फिर हम लोग क्या करते हैं? वी पास इट थ्रू अ रेगुलेटर सर्किट विच इज बेसिकली जीरो डायोड. ठीक है, फिल्टर सर्किट में आपको बता दिया, इंडक्टिव फिल्टर, कैपेसिटिव फिल्टर, एलसी फिल्टर, सीएलसी फिल्टर, सीआरसी फिल्टर, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे. फिर हम लोग जाएंगे रेगुलेटर सर्किट में. रेगुलेटर सर्किट इज जीरो डायोड सर्किट, वो हम वो पढ़ेंगे. एंड फिर रेगुलेटर सर्किट के बाद हमें यहां पे बाहर मिलती है रेगुलेटेड स्मूथ डीसी सप्लाई. ये हमें बाहर तैयार होके आ जाती है. तो ये है आपकी पूरी. तो ये मेरे से ऑलरेडी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन, कि अगर आपको डीसी पावर सप्लाई बनानी है तो आप डीसी पावर सप्लाई कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू मेक अ डीसी पावर सप्लाई? मैं चालू हो गया. ठीक है, so we will use the transformer, step down transformer. We will reduce the voltage and then we'll go for the rectifier circuit. We can either go for a bridge rectifier or a center tap, or we can even go for the half wave rectifier. If cost is the issue, then we go for the filter circuit, then we go for the Zener diode and all that. ठीक है, बता दिया. Then they asked me, suppose he said, I don't believe in all these terminologies, regulator circuit and all that jargon that you have just used. I just want you to tell me one thing. I am asking you to develop a circuit for me and give that circuit to me, and I'm asking you to go to the market and buy some elements with the help of which you can achieve this. What will you do? What will you buy basically from the market? So I said, sir, I'll go and buy a step down transformer. It will be readily available from the market, and then I'll go and buy diodes. He said, how many diodes will you be buying? I said, sir, I'll go for the bridge rectifier, so I'll be buying 4 diodes, so and few resistors. He said, fine. He said, then I said that, sir, I'll buy LNC, inductor and capacitors, for my filter circuit, and depending on how much reduction in the ripple factor I want, accordingly the LC sections I'll use. पढ़ोगे भी आप सब कुछ, ठीक है? And then I said, I'll go for the Zener diode. For the voltage regulator circuit, I'll go for the Zener diode. He said, okay, you bought it, all these things, and now you are at home. And now you want to see the characteristics of the diodes that you have bought. And suppose the diode which you want to use in your circuit for making the rectifier, you took the diode out, and now you are connecting that diode with some voltage to see the diode characteristics on the CR. What kind of characteristics you will observe for making your circuit work? सवाल समझ में आया सबको? सवाल समझ में आया? तो सवाल सुने तो सामने समझ में आ रहा है कि जनाब वो इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहे हैं कि भैया तुम डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स बना के दिखा दो, है ना? इनडायरेक्टली तो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं वो. मैंने कहा कि सर ये आएंगे. तो मतलब बाकी सब कुछ लिख के दिया था, ऐसा नहीं आई वी नी करंट, सब कुछ प्रॉपर लिख के मैंने मार्किंग कर दी, मैंने पूरा मतलब अच्छा तरह से सजा दिया वो सब कुछ लिख के. तो मुझे कहते हैं, डोंट यू थिंक समथिंग इज मिसिंग?
I said, no, sir, nothing is missing. Hey, are you sure? मैंने कहा, yes, I'm sure. दूसरे सर बैठे हुए थे, कहते नो 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 यू आर रॉन्ग, सी केयरफुली। कहने का नो सर आई एम राइट। तो मुझे कहते हैं यू हैव नॉट ड्रॉन द ब्रेकडाउन रीजन ऑफ द डायोड। मतलब वो कह रहे थे कि बेटा तुमने ये नहीं बनाया। तो मैंने बोला कि सर ये बनाऊंगा ही नहीं मैं। तो कहते फिर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पूरे हुए? और जिन्होंने सवाल पूछा था ही वाज स्माइलिंग एट दैट टाइम। जिन्होंने सवाल पूछा था ही वाज स्माइलिंग एट दैट पॉइंट। आई सेड सर डिड नॉट आस्क मी टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, he asked me to draw the characteristics of the diode which I am going to use in my circuit. So for using that diode in my circuit, I want to check its characteristics. If I'll take my diode to the breakdown region, my diode will get destroyed and I will not be able to use it in my circuit. So sir wanted me to check the characteristics of the diode for making it work in the circuit. So obviously I'll keep the breakdown voltage less than the reverse breakdown voltage. Then he said that you are the first student since morning who has heard my question patiently and properly and answered this question correctly. Very good. मार्क्स उसी टाइम मेरे शूट कर गए ऊपर। तभी मैं कहता हूं इंटरव्यू में सवाल बहुत ध्यान से सुनो, सवाल बहुत ध्यान से सुनो। वो बार बार, तुम देख रहे हो इतनी बड़ी कहानी जो उन्होंने बनाई थी, वो बार बार एक ही सवाल पूछना चाह रहे थे कि अगर इस डायोड को यूज करना है तो तुम क्या करोगे? तो उसको डिस्ट्रॉय थोड़ी ना करूंगा। बच्चों ने रट्टा मारा होता है डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ऐसे और ऐसे। भाई ये ब्रेकडाउन है, इसमें तो कभी ऑपरेट ही नहीं करवाते डायोड को। सो प्रैक्टिकली यू शुड हैव सम नॉलेज। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए। चलिए वापस आते हैं। तो मैंने तुम्हें एक इंटरव्यू क्वेश्चन तो बता दिया, अब तुमसे भी आया तो तुम भी फोड़ देना अब तो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। सो अब चलिए आगे चलने से पहले, दिस सेक्शन ऑफ क्लास इज एपिक ऑलवेज, इंटरव्यू क्वेश्चन। चलो सही है, सही है। मुझे याद आता रहता है ना, जब से पढ़ाता जाता हूँ, जहां जहां मेरे से सवाल पूछे गए हैं इंटरव्यूज में, वो याद आते रहते हैं। और जो मैं इंटरव्यू में सवाल खुद पूछता हूँ वो तुम्हें बताता नहीं हूँ मैं आजकल, वरना तुम्हें सारे सवाल आते होंगे जब तुम इंटरव्यू में आओगे। पूछूंगा क्या मैं तुमसे फिर, ठीक है ना? तो चलो, नो नो, इंटरव्यू क्वेश्चंस की बुक लिखिए यार, कोई काम नहीं आएगी, वो बहुत कम बच्चे इंटरव्यू पहुंचते हैं, ठीक है? चलिए, चलो। मैं जब पहले शान लिया करता था, अब तो कम कर दिया, दोबारा अनअकैडमी अगर अरेंज करवाएगा तो लूंगा। पुराने इंस्टीट्यूट में तो मैं हर साल लेता था। चलिए वापस आते हैं, हैव अ लुक नाउ। सर व्हाट इज प्योर एसी एंड पल्सेटिंग डीसी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूं। प्योर एसी का मतलब होता है बेटा पीरियोडिक वेरिएशन, मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए, एक नहीं, सारी लिख रहा हूं, मतलब कंबाइंड। प्योर एसी में पीरियोडिक वेरिएशन होती है और बाई डायरेक्शनल होती है, वरना पीरियोडिक वेरिएशन तो इसमें भी थी। This is also periodic variation, but in addition to periodic variation, it should be bidirectional. Okay, sir? This is also bidirectional. Is it pure AC? No. In addition to bidirectional and this periodic variation, the average value should be zero. Zero average value. And in addition to that, finally, the last thing, single frequency. अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं प्योर एसी। ये कहलाता है प्योर एसी। यानी कि इस प्रकार की वेवफॉर्म, ठीक है? दिस इज प्योर एसी। देन व्हाट इज पल्सेटिंग डीसी? पल्सेटिंग डीसी में सबसे पहले पीरियोडिक वेरिएशन, ठीक है? सबसे पहले पीरियोडिक वेरिएशन, फिर इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये पहला डिफरेंस आया, उसमें बाई डायरेक्शनल, इसमें यूनिडायरेक्शनल। फिर एवरेज वैल्यू नॉन जीरो एवरेज वैल्यू।
देख रहे हो डिफरेंस? पीरियोडिक पीरियोडिक तो सही है, पर बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल, जीरो एवरेज वैल्यू, नॉन जीरो एवरेज वैल्यू। मतलब नॉन जीरो एवरेज वैल्यू कहने का मतलब है कि इसमें डीसी कंपोनेंट है, पीरियोडिक का मतलब है एसी कंपोनेंट है, पल्सेटिंग डीसी बोथ एसी एंड डीसी। ओके, पीरियोडिक वेरिएशन मतलब एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, नॉन जीरो एवरेज वैल्यू मतलब डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई पल्सेटिंग डीसी आई हैव यूज्ड द वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, it has harmonic frequency also। जिन लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा हुआ है, तुम्हें अभी इसको देख के ही याद आ जाएगा कि इसमें हार्मोनिक्स थे। फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म याद आ रहा है? हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसीज थी इसमें। अगर भूले नहीं हो पढ़ा हुआ सिग्नल तो तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो। और इट कैन बी डाउनवर्ड्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है, रेक्टिफिकेशन उल्टी साइड भी हो सकती है, किसी भी साइड हो सकती है। दिस इज ऑल्सो पल्सेटिंग डीसी, unidirectional, periodic variation, non-zero average value, harmonic frequencies. So this is pulsating DC. So pulsating DC matlab it will be having AC plus DC both. Pure AC only AC, pure DC only DC. यहाँ पे कोशिश करता हूँ फिट करने की, थोड़ा सा तुम्हें एक लाइन और बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। पीरियोडिक वेरिएशन represents the presence of AC component। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पीरियोडिक वेरिएशन है तो मतलब एसी कंपोनेंट की प्रेजेंस है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ एसी कंपोनेंट। ओके ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अवर ब्लॉक डायग्राम। हमारी ब्लॉक डायग्राम का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मर। और ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, किसी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज लेना है नेटवर्क में चले जाओ, मैंने पढ़ाया हुआ डॉट पोलैरिटी के टाइम। बाकी इलेक्ट्रिकल वालों को पता है, सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितनी जरूरत है एक दो पॉइंट लिख देता हूं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज transformer, which is the first block diagram of our regulated power supply। So you can see the turn ratio is N1 is to N2, where N2 is greater than, sorry, N2 is less than N1 because it's a step down transformer। मैंने थोड़ा कोशिश भी करी कि इसके कम बना दूं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं, ऐसा करते नहीं है ट्रांसफॉर्मर के सिंबल पे, दोनों हम लोग बराबर ही बनाते हैं रफ हैंड, वो टर्न रेशियो यहां से पता लगता है। पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बैठे तो तुम्हारे लिए मैंने कर दिया, इसको ज्यादा इसको कम कर दिया कि लो तुम्हें
याद रहे कि हाँ ये कम था ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ two three expressions you have to remember. First, V1 upon V2 will be equal to N1 upon N2. ये आपका पहला रिलेशन है. V1 upon V2 N1 upon N2 के बराबर होता है. ठीक है. नेक्स्ट, I1 upon I2 is equal to N2 upon N1. Next, V1 I1, that is power at the primary and the power at the secondary is same. V1 I1 is equal to V2 I2. ये तीन एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है. तीन एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है. ठीक है. हमने N2 को लेस देन N1 लिया बिकॉज स्टेप डाउन यूज किया. ठीक है. अब इफ N2 is greater than N1 then it is a step up transformer. So now you see, मैं अब लिख देता हूं जो चीज मैंने आपको पहले बता दी हुई है. Step down transformer is used before low voltage rectifier to step down transformer is used before low voltage rectifier to first get low DC output voltage from the rectifier. Second, साक्षी बेटा DC आएगा, DC आएगा. क्या बोल रहा हूं, टू गेट लो DC आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर. मतलब रेक्टिफायर से जो आउटपुट वोल्टेज DC वो लो चाहिए, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहा हूं. तभी तो स्टेप डाउन किया था यहां. ठीक है. सेकेंड, टू प्रोटेक्ट डायोड्स which have smaller breakdown voltages. ये मैंने आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री ऑब्जेक्टिव या इंटरव्यू के लिए लिख दिया कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम लोग क्यों यूज करते हैं रेक्टिफायर सर्किट से पहले, रेक्टिफिकेशन शुरू करने से पहले. बस आपको इतना ही पता होना चाहिए. तो पहली स्टेज हमारी खत्म हो गई. तो इसको देख के लग रहा होगा बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर नहीं. अब शुरू होगा, कहते हैं ना, सही काम. सो वी आर स्टार्टिंग विद द रेक्टिफायर सर्किट. अब हम रेक्टिफायर सर्किट से शुरुआत कर रहे हैं. सो नाउ, मोड का खेल क्यों, इतनी नेगेटिव बातें क्यों करते हो तुम? पॉजिटिव रहो जीवन में यार. बड़ी हेडिंग डाल देते हैं. रेक्टिफायर. अब हम यूज करेंगे रेक्टिफायर. क्या होता है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक डायरेक्शन में और हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है दूसरी डायरेक्शन में. अगर कोई डिवाइस लो रेजिस्टेंस एक डायरेक्शन में ऑफर कर रहा है और बहुत हाई रेजिस्टेंस दूसरी डायरेक्शन में ऑफर कर रहा है, तो ऐसे डिवाइस को मैं रेक्टिफायर कहता हूं. हेलो माधवी बेटा, आई एम जॉइनिंग लेट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू. कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में कवर कर लेना. वैसे भी नाउ हार्डली हाफ एन आवर क्लास इज लेफ्ट. ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड में कवर कर लेना. ठीक है, अभी भी कर सकते हो क्योंकि नया टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है. अभी भी कर सकते हो, आधे घंटे वाला जो बचा. तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक डायरेक्शन में और हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है दूसरी डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर. सही है.
या फिर दूसरे शब्दों में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which converts pure DC into pulsating, pure AC into pulsating DC, or which converts bidirectional waveform into a unidirectional waveform is also called as a rectifier. अभी तक यही तो देखा हम लोगों ने, अभी तक हमने यही तो देखा रेक्टिफायर ने क्या किया। हम बोल रहे हैं रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्योर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दे, या जो बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म को यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर दे। और ऐसा तो वो तभी कर सकता है जब वो एक डायरेक्शन में, मतलब अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है, वो बाद में समझाता हूँ कि एक डायरेक्शन में लो रेजिस्टेंस दे, दूसरी डायरेक्शन में हाई रेजिस्टेंस दे, ऐसा तभी हो सकता है। ठीक, पहले इतना लिख देता हूं कि रेक्टिफायर क्या है, फिर और रेक्टिफायर को आगे कंटिन्यू करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं साथ साथ में, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा इकट्ठा। एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which offers or low, which offers a low resistance to the current in one direction and a high resistance to the current in the opposite या other direction लिख सकते हो, in the opposite direction is called any electronic device which offers a low resistance to the current in one direction and a high resistance to the current in the opposite direction is called as rectifier. Next, an electronic circuit which converts an electronic circuit which converts pure AC into pulsating DC or which converts bidirectional waveform into unidirectional waveform is called as rectifier. तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, कंक्लूजन एक ही आता है, कंक्लूजन एक ही आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब रेक्टिफायर ब्रॉडली क्लासिफाइड दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, लो वोल्टेज रेक्टिफायर और हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। हम लोग पढ़ने वाले हैं लो वोल्टेज रेक्टिफायर बिकॉज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। हैड वी बीन स्टडिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देन वी वुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स। ठीक है, तो हम हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स की बात कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अपना साइंटिस्ट बन के क्यों बोलते हो कि ऐसा नहीं बोल सकते? क्या करोगे तुम ऐसे बोल के? हाँ, जितना मैं पढ़ाता हूं उतना सफिशिएंट नहीं होता है। हाँ, मुझे भी साइंटिस्ट बनना है, मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा, मैं भी हूं। ठीक है भाई, it is basically converting AC into DC. What is rectifier doing? Rectifier is converting AC into DC in crude language.
In crude terms, I can say that it is converting AC into DC. But the DC that you're getting, it is not a pure DC basically. It's a pulsating DC. So to be more precise, being an electronics engineer, if someone asks me what is a rectifier doing, I'll say that it is converting a pure AC into a pulsating DC. If someone says that what is pulsating DC, I'll say that for you, it is converting AC into DC. ठीक है भाई, तुझे pulsating DC नहीं पता तो तेरे लिए DC में convert कर रहा है. But basically, it is not providing you the pure DC. It is providing you the pulsating DC. चलेगा? चलेगा? चल जाएगा तो आगे चलते हैं फिर. रेक्टिफायर. क्या है हमारे पास? पहला है लो वोल्टेज रेक्टिफायर. लो वोल्टेज रेक्टिफायर मतलब it provides low DC output voltage. नाम से ही पता लग रहा है. एंड इट कंप्राइजेज ऑफ डायोड. ये हम डायोड से बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड. ये पीएन जंक्शन डायोड से बनाए जाते हैं. ठीक है. इसी तरह से हाँ पूछो. ना बोलूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग रुक जाओगे. पूछ के तो तुम लोग रहोगे ही रहोगे. तो ना बोल के कोई फायदा थोड़ी ना. पूछ लो जो पूछना है. हाई वोल्टेज रेक्टिफायर. ठीक है. So one we have low voltage rectifier, the other we have high voltage rectifier. High voltage rectifier के नाम से ही पता लग रहा है बिल्कुल ये रहा मेरा रेक्टिफायर. हाँ मेरा रेक्टिफायर है मेरा रेक्टिफायर भाई. मैंने कब मना किया? मैं बोल रहा हूँ मेरा रेक्टिफायर है. तुमने बोला सर रेक्टिफायर है तो रेक्टिफायर में इनपुट दो. तो मैंने कहा लो भाई, सेकेंडरी से इनपुट उठा लो. ये मेंस लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब एसी. ठीक है. आरएमएस के लिए प्लस माइनस लिख दिया. यहां से स्टेप डाउन हुआ, यहाँ पे वोल्टेज आ गई. इसको वी इनपुट कह लो, इनपुट टू दैट प्राइमरी साइड, अदरवाइज यू कैन कॉल इट एज वीएस, सेकेंडरी वोल्टेज. ये आ गया तुम्हारा डायोड. बस ये रेक्टिफिकेशन कर रहा है. अब रेक्टिफिकेशन जब ये कर रहा है तो मुझे आउटपुट भी तो लेना है किसी के क्रॉस. तो मैंने एक रजिस्टर लगा दिया ताकि करंट जो है वो लिमिट हो पाए और यहां से मैं आउटपुट उठा लूंगा. चेक करो ये आउटपुट क्या आ रहा है. जब तुम यहाँ पे एसी दोगे इनपुट पे फुल वेव लाइक दिस, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ये शॉर्ट होगा, आउटपुट फॉलो करेगा. जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा डायोड ऑफ हो जाएगा. डायोड ऑफ हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगी, वोल्टेज जीरो हो जाएगी. लो भाई, होगी तुम्हारी रेक्टिफिकेशन. हाफ वेव रेक्टिफायर तैयार हो गया. ठीक है. ये हमने कल पढ़ना था, है ना? तुमने भी पढ़ लिया. ठीक है. समझ आ गया अब. चलो. इट प्रोवाइड्स हाई डीसी आउटपुट वोल्टेज, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर. हाई वोल्टेज रेक्टिफायर किससे बनता है? इट कंप्राइजेज ऑफ, सारे इसको लिख लो और एससीआर लिख देते हैं, बेटर. इट कंप्राइजेज ऑफ एससीआर. तो ये बेटा नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम. ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे. ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. हम लोग चलेंगे अब इस साइड पे. हम इस साइड पे चलने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी लो वोल्टेज रेक्टिफायर. बिकॉज वी आर स्टडिंग लो वोल्टेज रेक्टिफायर, तभी तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है ना. हाई वोल्टेज की थोड़ी ना जरूरत पड़नी थी, लो वोल्टेज की जरूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया. अब लो वोल्टेज रेक्टिफायर, दे आर फर्दर
अर्वांशु ब्रांच कौन सी है? ईसीए की इलेक्ट्रिकल है? ब्रांच कौन सी है? ईसीए की इलेक्ट्रिकल है? ये बता, राइट वाला ही पढ़ा दो, राइट वाला ईसी है ना, छोड़ो क्या रखा है एससीआर में, क्या रखा है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, भूल जाओ, तुम्हारे काम का ही नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, वो मतलब इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो तुम छोड़ो, तुम्हारे काम का नहीं है। फिर बेटा हमारा डायोड के पापा बोलते हैं, डायोड के पापा क्यों बोलना उसको यार, पढ़ा देते तो भला हो जाता, तो फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक छूट जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सो इट कंप्राइजेस ऑफ डायोड्स, यहां पहुंचे थे। अब जो लो वोल्टेज रेक्टिफायर है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। व्हिच कैटेगरीज आई एम टॉकिंग अबाउट? इट कैन बी ईदर हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें आधी वेव रेक्टिफाई होती है, और इट कैन बी फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें पूरी वेव रेक्टिफाई होती है, जैसे कि हमने पीछे दिखाई थी। जो अभी दिखाई वो हाफ वेव थी, और ये आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पीडीएच लो, वहां एससीआर ही यूज होता है। चलो देखिए क्या लिखते रहते हैं भाई ये लोग साइंटिस्ट। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में दो हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफायर तो एक ही है, जो अभी देखा मैंने वही फुल अब दिखाया मैंने आपको। फुल वेव रेक्टिफायर में फर्दर दो हमारे पास रेक्टिफायर्स आते हैं। कौन कौन से हैं दो फुल वेव रेक्टिफायर? जो हम पढ़ने वाले हैं, एक है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, एक है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो भैया जी जो हेडिंग डली है हमारी रेक्टिफायर, इसमें हमें अब ये और ये पढ़ना है, जो कि बहुत समय लेने वाला है। सेकेंडली, इफ यू गो टू एनी बुक, जितना मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं कहीं नहीं मिलने वाला है। क्यों पढ़ा रहे हो भैया? इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ भी पूछे जा रहे हैं रेक्टिफायर में भाई ये लोग, तो इसलिए रेक्टिफायर मुझे बिल्कुल खोल के रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में करवाना पड़ेगा। अदरवाइज इफ यू टेक गेट एग्जाम इनटू कंसीडरेशन, तो रेक्टिफायर से इतना नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाने लगा हूं। गेट के लिए इतना जरूरत नहीं है जितना मैं तुम्हें पढ़ाने लगा हूं रेक्टिफायर, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जरूरत है। और अब क्योंकि आईआरएमएस आ चुका है, रेलवे आ गया है, और सीट्स बढ़ गई है वापस, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, कई बच्चों का मैसेज आ रहा है गाइड कर दो, गाइड कर दो, गाइड कर दो। तो अब मैं सबको तो गाइड नहीं कर सकता हूँ, जो लोग तो, जिन लोगों ने मेरे कोर्स एडमिशन लिया उनको तो मुझे लाइबिलिटी बन गया बताना है कि भैया मेरी वजह से पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बता रहा हूँ। बट हाँ, और अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कंप्लीट क्यों पढ़ाता हूँ। कोई भी एग्जाम कभी भी जीवन में देना पड़ सकता है, कोई भी एग्जाम कभी भी जीवन में देना पड़ सकता है, इसलिए सब्जेक्ट हमेशा पूरा सीखो। अब जैसे कंट्रोल सिस्टम मैंने लास्ट में खत्म किया, उसने मैथमेटिकल मॉडलिंग करवाया, एमएन सर्कल करवाया लास्ट में, बिल्कुल कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, 2-3 घंटे की क्लास छोड़ दी इन लोगों ने, पर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है। और आप देखोगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू एमएन सर्कल के सीधे पूछे हुए उन लोगों ने, सेंटर एंड रेडियस, मैथमेटिकल मॉडलिंग का लास्ट ईयर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी शायद आया था। दैट्स व्हाई पूरा सिलेबस पढ़ा करो, छोड़ा मत किया करो। अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम लोग इंजीनियर हो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें मैं 2 किताबें दूंगा पढ़ने के लिए, तुम्हें वो भी ज्यादा लगेगा, मैं तुम्हें 10 किताबें दूंगा, तुम्हें वो भी ज्यादा लगेगा, मैं तुम्हें 20 किताबें दूंगा, तुम्हें वो भी ज्यादा लगेगा, पर पढ़ तुम सब कुछ लोगे, और एग्जाम भी तुम सारे निकाल लोगे, क्योंकि तुम इंजीनियर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं, स्टार्ट कर। चलो मैं थोड़ा ना हल्का सा धक्का लगा देता हूँ टॉपिक को। रेक्टिफायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ बातें मैं अभी हल्की हल्की बता देता हूं, फिर कल जब हाफ वेव रेक्टिफायर शुरू करेंगे फिर सारे पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, अभी हल्का सा कुछ 1-2 पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है,
important characteristics of a, एक्चुअली तुम फॉरेन ऑथर की बुक्स देखोगे ना, तो बस 2 मिनट में उन्होंने रेक्टिफायर समझा दिया है क्या, मतलब प्रॉपरली कि आपने इनपुट दिया, रेक्टिफायर में ये किया, आउटपुट आ गया, खत्म हो गया। पर ये एग्जाम में कुछ भी पूछे जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर यूज हो रहा है, ठीक है, रिपल फैक्टर यूज हो रहा है जगह जगह, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट ऑफ द, और आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द पल्सेटिंग डीसी, फॉर्म फैक्टर, मतलब बहुत कुछ यूज हो रहा है, तो वो कहीं नहीं मिलता है। तो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी लेंथी, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें सारी डेरिवेशंस करवाऊंगा, समझ के करना उन सब चीजों को, रट्टे मत मारना, रट्टा मारा तो तुम गए। मैं फिर कह रहा हूं, ये टॉपिक याद नहीं हो पाएगा रट्टे मारोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे, समझ के तो याद हो जाएगा। बाकी लास्ट में मैं एक टेबल बना दूंगा जिसमें मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा, वो भी कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम रेक्टिफायर के लिए निकालेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट विल बी गोइंग विद waveform of the लोड करंट। हम लोग बार बार लोड करंट की वेवफॉर्म जो है वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि लोड की करंट की नेचर को आइडेंटिफाई करना, ताकि हम वोल्टेज निकाल पाए लोड की, ताकि देख पाए हुआ क्या है। भाई अगर मुझे लोड करंट पता लगेगी तभी तो मैं लोड की वोल्टेज निकालूंगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस करके। अभी दिखाया था वो डायोड के आगे रेजिस्टर लगाया था मैंने, तो मुझे करंट पता होगी डायोड के थ्रू यानी कि रेजिस्टर में, तभी तो मैं वोल्टेज निकाल पाऊंगा, और तभी तो बता पाऊंगा रेक्टिफिकेशन में क्या हुआ है, ठीक है। बाकी ये चीजें क्लियर होंगी जब मैं प्रॉपर रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा, एट दैट टाइम दीज थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर। अभी हल्का हल्का समझ लो। एज rectifier converts AC to pulsating DC to the load, which load voltage. Next, regulation of the, मतलब सर रेगुलेशन मतलब आउटपुट वोल्टेज, मतलब देखो बेटा, लोड करंट चेंज होती है जैसे ही लोड वोल्टेज चेंज होती है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम लोग क्या चाहते हो कि लोड वोल्टेज कांस्टेंट रहे, लोड भले ही चेंज हो लेकिन लोड वोल्टेज जो है वो फिक्स रहनी चाहिए, तभी तो प्रॉपर डीसी बनी है भाई, तभी तो प्रॉपर डीसी बनी है, तभी तो हमने रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई बनाई। बात समझ में आ रही है? तो लोड करंट के बदलने पे लोड वोल्टेज कितनी बदलती है, वो होता है हमारा रेगुलेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, उससे हम मेजर करते हैं रेगुलेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। सो प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि लोड वोल्टेज कांस्टेंट रहनी चाहिए, भले ही लोड करंट बदले। लोड करंट बदले मतलब लोड बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल टर्म में हम लोग लोड करंट के टर्म में बात करते हैं, अदरवाइज रेजिस्टेंस बदल रही है ये कह लो, ठीक है। तो जब लोड बदल रहा है यानी लोड करंट बदल रही है, तब मेरी लोड वोल्टेज नहीं बदलनी चाहिए। उस पैरामीटर को चेक करने के लिए हम लोग रेगुलेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। अब कैसे निकालते हैं रेगुलेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल, आपको तो पता ही है रेगुलेशन कैसे निकालते हैं, पर मैं आगे चल के अभी निकलवाऊंगा, तब दिखाऊंगा कैसे रेगुलेशन कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूं जो मैंने आपको बताया। एज, ये अभी हल्का हल्का समझ में आएगा, इसको ज्यादा मत समझना कि नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल्का हल्का समझो, फिर जब फॉर्मूले के साथ देखेंगे तब। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, लोड करंट किसके ऊपर, ऑन द लोड वोल्टेज। जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रेक्टिफायर का जो हमें पता होना चाहिए, क्या, रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या है। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, रेक्टिफायर का क्या काम है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। भाई अगर वो अच्छी तरह से कर रहा है तो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ज्यादा है ना। इट सिग्निफाइज
how efficiently the rectifier converts AC power into DC power. ठीक है, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज। लिख देता हूं ये भी, है ना, लिख लेते हैं चलो। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है? जब मेरा डायोड रिवर्स बायस होता है उस समय डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसकी पीक वैल्यू पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। कि इनवर्स मतलब रिवर्स डायरेक्शन में, पीक वैल्यू वोल्टेज की डायोड के अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड एज पीक इनवर्स वोल्टेज। और जो हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज होती है बेटा, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड। क्योंकि अगर पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगी, डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए, सो पीक वैल्यू ऑफ द voltage across the रेक्टिफायर एलिमेंट जो कि डायोड होता है, क्योंकि डायोड एक डायरेक्शन में लो रेजिस्टेंस, दूसरी डायरेक्शन में करंट के लिए हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेक्टिफायर एलिमेंट दैट इज डायोड इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें देखना होता है रेक्टिफायर सर्किट में, और इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या है ये? व्हेन the diode is not conducting the reverse voltage gets applied across the diode. When the diode is not conducting, the reverse voltage gets applied across the diode, ठीक है। and the peak value of such voltage decides the peak voltage, that is PIV rating of the डायोड। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ज्यादा होना चाहिए पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड से, ठीक है। एंड जैसे मतलब काफी पैरामीटर्स हैं, मैं 5 नॉर्मली पहले बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, फिर बाकी तो बीच में बताता रहूंगा। तो एक और पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या बताता है? तो जो हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट जो कि पल्सेटिंग डीसी है, उस पल्सेटिंग डीसी में कितना एसी कंटेंट है वो मेरा रिपल फैक्टर बताता है। मतलब जितना रिपल फैक्टर ज्यादा उतना एसी कंटेंट पल्सेटिंग डीसी में ज्यादा। इसका मतलब तुम हमारे अपने आउटपुट में रिपल फैक्टर ज्यादा चाहते हो कि कम चाहते हो?
कम जाते हैं, गुड सत्यम, कम जाते हैं, बिकॉज जितना रिपल फैक्टर ज्यादा उतना एसी ज्यादा। भाई मैं तो डीसी में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एसी कम हो एंड डीसी ज्यादा, डीसी ज्यादा। ओके, सो रिपल फैक्टर को भी लिख देते हैं। The output of the rectifier is pulsating DC. The amount of AC content in the output can be mathematically expressed by a factor called ripple factor. By a factor called ripple factor. Okay? Okay? तो बेटा ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेक्टिफायर सर्किट के, ठीक है, जो मुझे निकालने होते हैं। पहला, लोड करंट चाहिए, लोड करंट की वेवफॉर्म चाहिए। क्यों लोड करंट की वेवफॉर्म चाहिए? क्योंकि लोड करंट की वेवफॉर्म मिलेगी तभी तो मैं लोड की वोल्टेज की वेवफॉर्म देख पाऊंगा I इंटू RL करके। और लोड की जब आउटपुट की मुझे वेवफॉर्म मिलेगी तो मैं इजिली देख सकता हूं रेक्टिफिकेशन कैसी हुई है, कैसे एसी डीसी में कन्वर्ट हुआ है, देख पाऊंगा मैं। फिर रेगुलेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, कि भैया लोड करंट चेंज होने पे मेरी आउटपुट वोल्टेज बदल तो नहीं रही, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वांट माय वोल्टेज टू बी कांस्टेंट डीसी। अगर बदल रही है तो रेगुलेशन जो है कितनी है, मतलब कितनी बदल रही है, तो वो मैं रेगुलेशन फैक्टर से चेक करूंगा। वो कैसे निकालते देखेंगे। रेक्टिफायर एफिशिएंसी, कि मेरा रेक्टिफायर कितना एफिशिएंट है भैया, कितना एसी डीसी में कन्वर्ट किया है। तो अगर आप नोटिस करें, हाफ वेव की एफिशिएंसी ऑब्वियसली बात है फुल वेव से कम आने वाली है, सामने दिख रहा है, क्योंकि इसमें कम कन्वर्ट हुआ है, इसमें ज्यादा कन्वर्ट हुआ है। समझ में आया? तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी मतलब कितनी एफिशिएंटली उसने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। पीक वैल्यू, पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, मतलब डायोड जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगी। वो जो वोल्टेज अपीयर हुई उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है डायोड के अक्रॉस, वो जो मैक्सिमम वोल्टेज है दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन द रिवर्स बायस कंडीशन एंड द पीक वोल्टेज, and that peak voltage must be less than the breakdown voltage, because if that peak voltage exceeds the breakdown rating, the diode will enter into breakdown and it will get destroyed. And finally, ripple factor, because we know that the output of the rectifier will not be a pure DC, it will be a pulsating DC, and because of the pulsating DC it will be having some AC content. I want to know that how much AC content is there, whether AC content is more than the DC content, less than the DC content, and if it is less than DC content, how less it is. Because if less AC content is there and more DC content is there, that will tell me that my rectifier is doing good rectification. आ गया समझ बेटा सबको? आ गया समझ? ठीक है, तो आज का सफर इतना ही। कल मुलाकात होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर से कल शुरुआत करेंगे। वी विल बी स्टडीइंग द हाफ वेव रेक्टिफायर टुमारो। वी विल बी स्टडीइंग द हाफ वेव रेक्टिफायर टुमारो। सी यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय।